Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar and we are doing this daily current affair module for 2nd of June and I'm sure you are knowing that the Pro Talent is providing you this wonderful content looking from legal perspective. ठीक है, we are not just giving you random daily current affair. We wish to equip you with respect to legal knowledge around you. Okay, however, we are not going to give you a very hard legal current affair. दोस्तों, we are trying to bridge the gap between two things. ठीक है दोस्तों, आप जब लॉ एंट्रेंस यूजी लेवल पे तैयारी करते हैं, then you require, you can say, general current affair coming from the newspaper, but with a थोड़ा बहुत तड़का of law on it. Okay, while if you read, let's say, Hindu or Indian Express, ठीक है, you will find lot of legal issues. Okay, but it is hard for you to understand. While if you go for live law, okay, live law or bar and bench or pure legal, you can say, news items, they are more complex for you and you are not required to go through all those, you can say, case details now. Okay, you may require them when you become lawyer, but today you don't require. So what do you require? You require what Pro Talent provides you. Yes, क्या देते हैं हम? आपका हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, बिजनेस लाइन, उनमें से महत्वपूर्ण लीगल न्यूज उठाकर हम आपके साथ शेयर करते हैं. सो दैट बिकम्स जनरल न्यूज विद अ गुड नॉलेज अबाउट लॉ. इजंट इट अ गुड आइडिया? सो दोस्तों, क्यों आप मिस करते हो इस वीडियो को लाइक करना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन दबाना ताकि कोई नया वीडियो आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट. दोस्तों, ये जो हम आपको कंटेंट देते हैं उसके साथ एक पीडीएफ भी देते हैं. ठीक है, वो पीडीएफ फ्री में है. ठीक है, आप उसको बिल्कुल डाउनलोड करिए और पढ़िए. दोस्तों, ये पूरा कोर्स क्लैट 2022 का पार्ट है. ठीक है, एंड हियर वी ऑलरेडी स्टार्टेड वंडरफुल प्रोग्राम ऑन क्लैट 2022. ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग एट क्लैट 2021 सपोर्ट, इट इज अवेलेबल. प्रो टैलेंट का रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, प्रो टैलेंट का ये कोर्स, एवरीथिंग इज वंडरफुली अवेलेबल फॉर यू. दोस्तों, जल्द से जल्द लीजिए. चलिए चालू करते हैं आज की कहानी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर डिक्लेयरिंग आईजीएसटी कॉन्सेंट्रेटर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21 का मुहिम लगाकर दिल्ली हाई कोर्ट में यह केस पहुंचाया गया था, जहां पे बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज चार्जिंग 12% of IGST on ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज नॉट फेयर. क्यों नहीं फेयर है दोस्तों? IGST क्या होता है? दोस्तों, आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट GST. यस और नो? तो दैट्स कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, एक अम्ब्रेला, यू कैन से, टैक्सेस का एक टर्म है GST. कौन कौन से टर्म उसके साथ आते हैं? CGST, ओके, देन SGST एंड देन यू हैव IGST. ओके, CGST सेंटर का GST, SGST स्टेट का GST. आपको पता होगा ये फेडरल टैक्स है. यस और नो? ठीक है, एंड IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, जो प्राइमरली यू कैन से आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई बाहर से सामान लेकर आए या जहां पे स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड करने का कोई पैसा है, ठीक है, वो IGST में जाता है. ओके, इंटीग्रेटेड है. ठीक है, चलिए ग्रेट, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है. नाउ नंबर 1 इज दिस. नंबर 2, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला दैट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर IGST लगाना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, क्यों? मुहिम यह लगाई गई थी कि आर्टिकल नंबर 21 के मुताबिक, यू कैन से, वी हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है भैया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अगर उसके ऊपर आप टैक्स लगाते हो तो आप हमारे राइट टू लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये उन्होंने आर्ग्यू किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात किया. ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ठीक है, के ऊपर टैक्स लगाती है. ये इंपोर्टेड आइटम है, इंडिया में नहीं बनती है. और कौन लेता है ये जनरली, यू कैन से, जिनके पास
इनसे काफी पैसा होता है, ठीक है दोस्तों। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे आर कमिंग इन द रेंज ऑफ सम अराउंड 35,000 रुपीज से चालू होकर ये जाते हैं लाख 1.5 लाख रुपये तक। ओके, दैट इज द काइंड ऑफ प्राइस इट गोज। ओके, ब्लैक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लैक मार्केट में तो ये कुछ भी मिला था, ठीक है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मार्केट में क्या प्राइस में मिलता है। फिलिप्स बनाता है और ऐसे कुछ कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर आइटम इज टर्म्ड एज अ लग्जरी आइटम बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड, यस और नो, ठीक है। देयरफॉर इसके ऊपर टैक्स लगा के रखा हुआ था। पहले टैक्स था 77%, यस और नो, जिसको उन्होंने रिड्यूस करके 28% पे लेकर आए और सेकेंड वेव के अंदर इसको इन्होंने रिड्यूस करके 12% पे लेकर आ गए, यस और नो, ठीक है। अभी ये 12% भी लोगों को पसंद नहीं आया, ऑब्वियस है ना, नहीं पसंद आएगा, ठीक है। स्पेशली लोग उसको पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करते हैं तो भी आईजीएसटी तो पे करना पड़ेगा ना उनको, ठीक है। जो भी उसकी प्राइस होगी उसका इतना % तो पे करना पड़ेगा। लोगों को पसंद नहीं आया, अभी लोगों को पसंद नहीं आया तो दे वेंट टू दी अगेंस्ट से दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बात एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने बोला ये गलत बात है, हमको टैक्स तो लेना ही लेना है। चलिए हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आर्ग्यू ये किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, आई एम श्योर यू नो देयर इज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर who is known as Attorney General of India, who's के वेणुगोपाल, ये सुनो, अगर के वेणुगोपाल साहब अगर बहुत बिजी है, ऑब्वियस है, जो उनके पास बहुत सारे काम है, तो ऑब्वियसली वी नीड लॉयर की फौज, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह पे लीगल केसेस लड़ रही है, भले वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हो या अलग अलग हाई कोर्ट में लड़ रही हो, भले वो वैक्सीन पॉलिसी के बारे में लड़ रही हो या इस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आईजीएसटी पे लड़ाई लड़ रही हो या सेडिशन चार्जेस के ऊपर लड़ाई लड़ रही हो, बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट को लड़ाई लड़नी है। सो देन दे अपॉइंट आफ्टर अटॉर्नी जनरल, दे अपॉइंट यू कैन से दिस यू कैन से सॉलिसिटर जनरल, फिर उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है दोस्तों। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमारे हैं वो कौन है वो बताइए दोस्तों। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आर्ग्यू किया कि भाई आर्टिकल नंबर 21 हर बार अगर उठाया गया तो इट विल लीड टू एब्सर्ड कंसिक्वेंसेस। कैसे? फॉर एग्जांपल राइट टू फूड इज पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। तो भैया हम जो बिस्किट के ऊपर जीएसटी लगाते हैं या हम जो से जोमेटो स्विगी और अलग अलग रेस्टोरेंट के ऊपर जो जीएसटी लगाते हैं वो तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली से राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू लीव, राइट टू रेसिडेंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स को आप बोलोगे ये गलत है। तो इस तरीके से उन्होंने आर्ग्यू किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को पे स्टे लगा दिया, विच मीन्स आईजीएसटी लगेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर 12% के मुताबिक। हालांकि अभी उतनी परेशानी नहीं है, जब परेशानी थी, ठीक है, तब क्या किया? तब तो कुछ नहीं हुआ, तब तो लीगल केसेस में फंस गए, पूरा टाइम वहीं पे चला गया, ठीक है। जिस बंदे ने डिमांड किया होगा उस बंदे को भी पैसा तो देना ही पड़ा होगा, है ना। क्या करे, ये दुनिया है दोस्तों, परेशानी की समझना जरूरी है। नहीं आगे बढ़ते दोस्तों, अगला पॉइंट है, ठीक है। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO में एक प्रपोजल किया कि ये जो कोरोना का वैक्सीनेशन है, अलग अलग कंट्रीज ने उसके ऊपर मेहनत करके, अलग अलग कंपनीज ने मेहनत करके वहां पे पेटेंट हासिल करा है। हम चाहते हैं कि उस पेटेंट को अगले 3 साल के लिए वेव ऑफ कर दीजिए, ताकि ये पूरा देश पैंडेमिक से, पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक से बच पाए। दोस्तों ये बात समझना जरूरी है कि अगर आपका देश पैंडेमिक से बचना चाहता है तो आप अपने देश के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दीजिए, ये बात तो जरूरी है। पर दोस्तों आप अकेले वैक्सीनेट होंगे उससे कुछ नहीं होगा, आपका अकेले का देश वैक्सीनेट होगा उससे कुछ नहीं होगा, बाकी देशों को भी वैक्सीनेट करना जरूरी है। क्योंकि भाई ये पैंडेमिक है, ये एपिडेमिक थोड़ी है कि आपके मेरे एरिया में कुछ जगह पे लगा। आप देखते थे ना चाइना में जब कोरोना लगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग बैठे थे शांत कि हमको क्या होगा, हमारे यहाँ पे कोरोना थोड़ी आएगा, हमारे यहाँ तो गर्मी है, ट्रॉपिकल आइलैंड में रहते हैं तो पंगा नहीं है, ठीक है। चलिए बात बराबर है। फिर हमने बाहर से जो लोग आने वाले थे उनको किसी को रोका नहीं, कोई इंग्लैंड से आया,
कोई कहीं और से आया, ठीक है, और लोगों ने तबलीगी जमात के ऊपर तो अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया। ये सुनो भाई, उन्होंने जो गलती करी नहीं करी पता नहीं, ठीक है, हम उस बात पे कमेंट नहीं करते, पर हम ये बात पे कमेंट करना चाहते हैं कि अगर बाकी देश वैक्सीनेट नहीं हुए तो आप अकेले जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये पेंडेमिक है भाई, ठीक है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। विच मीन्स यू नीड टू एंश्योर दैट द वर्ल्ड इज, यू कैन से, सर्वाइविंग। और इसके लिए, ठीक है, कल टाइम्स ऑफ इंडिया में WTO के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, सिमिलरली यू कैन से IMF के चीफ, ठीक है, उन लोगों ने साथ में मिलकर एक मजेदार सा आर्ग्यूमेंट डाला था दैट वी नीड $50 बिलियन, ठीक है, $15 बिलियन दे दो, ठीक है, हम इस पूरे वर्ल्ड को कोरोना से बचा लेंगे। दे दो भैया। कंट्री सुन रही है क्या? मोदी साहब आप सुन रहे हो क्या? ठीक है, बाइडेन साहब आप सुन रहे हो क्या? पुतिन साहब आप सुन रहे हो? जिनपिंग साहब आप तो नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि हिंदी आपको समझ में नहीं आती होगी। एनीवे, ओके, सो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डिमांड किया, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डिमांड किया था, और उसके साथ मिल गए USA, चाइना, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, और उन्होंने बोला कि यस वी वांट, यू कैन से, दिस वेवर। अब ये वेवर थोड़ा फंस गया है क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वैक्सीन नहीं, पर ऐसी सभी मेडिकल चीजें इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में आ जानी चाहिए, ठीक है, जो नेसेसरी होनी चाहिए। ये सुनो, ठीक है, अगर नेसेसरी है तो इधर आ जानी चाहिए ताकि हमको पेटेंट का वेवर मिल जाए, ताकि हम उसका प्रोडक्शन कर सकें। ये और कुछ देश है, यूरोपियन यूनियन, जापान, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, कोरिया, ये लोग बोलते हैं ना जी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट होता है दोस्तों, ठीक है, हम इस बात के साथ सहमत नहीं है। दोस्तों ये जो WTO है वो कैसे बना? WTO was all started, ठीक है, आई एम श्योर यू नो दिस, WTO was all started, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, ठीक है, दैट इज एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में सब लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, और सभी देशों ने बोला कि अगली वर्ल्ड वॉर, ठीक है, से 3 नहीं हो, तब नहीं हो जब लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशंस अच्छी होगी। तो एक काम करते हैं, लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाते हैं, ठीक है, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ एग्रीमेंट करते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ओके। IMF का कंट्री की लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, कि कंट्री के पास कैश की कमी हो गई तो IMF उनको लोन देगा। ये सुनो, सिमिलरली वर्ल्ड बैंक कंट्री को डेवलप करने के लिए पैसा देगा, ब्रिज बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, तो भैया वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। ये सुनो, उस समय पे एक एग्रीमेंट हुआ था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है दोस्तों। टैरिफ कि अगर हम सोचते हैं कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री में सामान बेचना है, अपने गुड्स बेचने हैं, अपने सर्विसेज बेचने हैं, ठीक है, तो हर एक कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेगी, अनाप शनाप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी ताकि उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ताकि एक कंट्री के लोगों को इजीली सामान मिल जाए। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो लोगों ने एग्री कर दिया, बराबर है। फिर अलग अलग राउंड ऑफ एग्रीमेंट हुए, फाइनली एक महत्वपूर्ण राउंड ऑफ एग्रीमेंट हुआ 1986 में, विच इज नोन एज उरुग्वे राउंड। ये सुनो, उरुग्वे राउंड। उस उरुग्वे राउंड के अंदर फाइनली ये एग्रीमेंट के अंदर ये बोला कि एक जनरल एग्रीमेंट से काम नहीं होगा, एक संस्था चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, ठीक है, जहां पे अगर आप उसके मेंबर बन गए तो आप ऑटोमेटिकली उसके द्वारा जो भी गोल है, उसके जो भी एग्रीमेंट है, उन एग्रीमेंट के मेंबर बन गए। सो दैट इज हाउ WTO का एक से शुरुआत हुआ। WTO फाइनली एस्टैब्लिश हुआ 1995 में। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 1995 में WTO की शुरुआत हुई, जिनीवा बेस्ड इंस्टीट्यूशन। उनके जो नए सेक्रेटरी जनरल है, जिनका मजेदार सा नाम है, ठीक है, जिनको बोलते हैं एनगोजी, ठीक है, ओकोनियो इवालिया, ओके, दैट इज द नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ WTO, ठीक है, उन्होंने काम किया। दोस्तों GATT is all about, you can say, goods
के रिलेटेड जो ट्रांसैक्शन होगा उसके एग्रीमेंट है। उसी तरीके से एक और एग्रीमेंट है विच इज नोन एज GATS, सर्विसेज। एक कंट्री दूसरे कंट्री में सर्विसेज बेचती है तो क्या रूल्स होने चाहिए वो GATS डिसाइड करेगा। ट्रिप्स, ठीक है, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री में गुड्स बेचती है, सर्विसेज बेचती है, तो उनके पेटेंट, उनके कॉपीराइट, उनके ट्रेडमार्क का क्या होगा, तो उनके रूल्स क्या होंगे, वो ट्रिप्स में आएगा। ये सनो, इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स उन्होंने बनाए। ट्रिप्स इज वन ऑफ देम विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्स। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने यह डिमांड किया था वेवर हो जाए। 63 कंट्रीज ने इसको किया है, ठीक है। कुछ कंट्रीज उसको अपोज करती है। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है दैट वी विल गो फॉर टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन, हम निगोशिएट करेंगे, ठीक है। दोस्तों यह समझना जरूरी है, WTO में 164 मेंबर है, पर उनमें से करीबन 25 मेंबर्स है जो निगोशिएटिंग मेंबर्स है। तो उन 25 मेंबर्स में ये टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन होगा। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब आमने सामने बैठकर डिस्कशन नहीं होगा, एक बड़ा डॉक्यूमेंट निकाला जाएगा, है ना, गूगल का एक डॉक्यूमेंट होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, जहां पे लिखा होगा कि फलाना फलाना होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंट्री बोलेगी नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, फलाना फलाना होना चाहिए। तो ये टेक्स्ट के द्वारा ये लोग एग्रीमेंट पे आएंगे। सो वी हैव अ बड़ा होप कि ये एक अच्छा हो जाए दोस्तों, विवर मिल जाए, ठीक है, गरीब देश बच जाए इस दुनिया में से, ठीक है, कि भैया इनको भी वैक्सीन मिल जाए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके बगैर काम होने नहीं वाला है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइनोवैक वैक्सीन, दोस्तों चाइना की 2 वैक्सीन है, ओके। वन इज साइनोवैक, ये उन्होंने सबसे पहले बना के रखी थी, ये सुनो। और एक और है उनकी साइनोफार्म। साइनोफार्म को इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल चुका था, अभी इसको मिला है, पहले इसको नहीं मिला था। साइनोवैक, ओके, इसको मिल चुका है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। WHO ने इमरजेंसी लिस्टिंग में कौन कौन सी डाली है, फाइजर और बायोएनटेक की, ठीक है, वो डाली है, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन की, ये सब उन्होंने डाली है। सो दिस इज व्हाट इट इज अवेलेबल, ओके। सवाल ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, वेदर कोवैक्सीन ऑफ इंडिया हैज बीन अप्रूव्ड बाय WHO फॉर इमरजेंसी यूज और नॉट, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को पूछा है कि भाई आपने स्कीम बनाई, क्या स्कीम बनाई कि PM केयर्स फंड के द्वारा कोरोना के दौरान जो बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं, मतलब जिनके माता पिता, ठीक है, दोनों की मौत हो चुकी है, ठीक है, उन बच्चों को PM केयर फंड बोलता है कि हम 10 लाख का कॉर्पस फंड देंगे और उनकी एजुकेशन की भरपाई हम करेंगे, उनके यूनिफॉर्म, उनके टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये सब हम देंगे। हाउएवर PM केयर्स फंड ने और कोई डिटेल दी नहीं है, कोई मॉडलिटीज दी नहीं है, बस अनाउंस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला डिटेल दो, ठीक है, डिटेल दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इन पब्लिक डोमेन, ये सुनो। तो इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर गवर्नमेंट का एक एमिकस क्यूरी है। आई एम श्योर यू नो एमिकस क्यूरी। हु इज एमिकस क्यूरी दोस्तों? एमिकस क्यूरी इज अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, ओके, ठीक है, मिस्टर गौरव अग्रवाल, ठीक है, वो एमिकस क्यूरी है, ठीक है। मिस्टर गौरव अग्रवाल बोलते हैं वी डोंट नो कितने बच्चों को हम मदद कर पाएंगे और उनकी लिस्ट कहां पर है हमें नहीं पता है, ठीक है, और उसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, जो भी जानकारी अवेलेबल है वो प्रेस में ही अवेलेबल है, एंड उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हाउएवर, ठीक है, लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बंदे के नाम पे 10 लाख होंगे उसको 23 साल की उम्र में ये 10 लाख मिलेंगे, तब तक 18 साल तक उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और उसके एजुकेशन का खर्चा ये PM केयर फंड से आएगा, ओके। दिस इज व्हाट द आइडिया इज, लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। चलिए ग्रेट, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चाइना का एक तरीके से पॉपुलेशन का डेटा आया, चाइना का पॉपुलेशन का डेटा विच इज सेंसस का डेटा, ठीक है, 2021 का सेंसस का डेटा, 10 साल में एक बार किया जाने वाला सेंसस का डेटा जो चाइना ने दिया। चाइना
1979 से लेकर, ठीक है, 1979 से इनकी एक पॉलिसी चलती थी जिसका नाम है वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना में पॉपुलेशन बढ़ने लगा, सो वी ऑल नो व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस इट एक्ट्स एज, यू कैन से दिस, यू कैन से पी बॉम्ब, है ना, पॉपुलेशन बॉम्ब का काम करती है और इकोनॉमिक कंडीशन बिगाड़ देती है। ये सुनो, 1979 में इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई फोर्सफुली कि भाई यही है, एक चाइल्ड से ज्यादा चाइल्ड होंगे तो आपके ऊपर परेशानी है, आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, आपको फलाना खर्चा करना पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने करना चालू किया। सवाल यह पैदा होता है, कैन और शुड गवर्नमेंट intervene in such kind of decision making? Yes or no? This is very important. ठीक है, चाइल्ड लिमिटेशन पॉलिसीज में मॉरली, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई हाथ होना चाहिए। शुड गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट आई हैव टू डिसाइड ऑन माई ओन, कि मेरे कितने बच्चे होंगे? एज अ फैमिली आई विल डिसाइड, और एज अ फैमिली मेंबर्स आई एंड माई वाइफ विल डिसाइड। सिंपल है, ये सुनो, ठीक है। गवर्नमेंट को आना चाहिए, मॉरली तो नहीं आना चाहिए, लीगली आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ये सुनो, वन चाइल्ड पॉलिसी भारत देश में भी एक समय पे, ठीक है, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने, ठीक है, ये जो एक ऐसे गवर्नमेंट ने मुहिम लगाई थी कि हम दो हमारे दो, ये जो प्लानिंग करा था हम दो हमारे दो, तो उन्होंने फोर्सफुली बहुत सारे लोगों को स्टरीलाइज कर दिया था। उनको पता भी नहीं था कि उनको स्टरीलाइज किया जा रहा है, तो ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए था। हाउएवर चाइना ने तो फोर्स लगा दिया कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी कंपलसरी, ठीक है। इस वन चाइल्ड पॉलिसी को इन्होंने धीरे 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 रिड्यूस करने की कोशिश करी, एंड दे स्टार्टेड विथ टू चाइल्ड पॉलिसी। दे अलाउड इन 2013 दे अलाउड कपल टू हैव टू चिल्ड्रन, ठीक है, दो बच्चे उन्होंने अलाउ करना चालू कर दिया। ये सुनो, ठीक है, हालांकि जो वन चाइल्ड पॉलिसी का उन्होंने काम करना चालू किया, ठीक है, ओके, उसकी वजह से ध्यान रखना, उसकी वजह से, ठीक है, ओवरऑल जो उनका फर्टिलिटी रेट, एक जमाने में 1979 में उनका फर्टिलिटी रेट था करीबन 2.75 का, मतलब एक जनरेशन, ठीक है, ऑन एन एवरेज 2.75 बच्चे पैदा करती है। ये सुनो, मतलब एक हस्बैंड वाइफ मिलकर दो से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये सुनो, नाउ इट हैज कम डाउन टू 1.69। कितना होता है दोस्तों? 1.69। जो एक्सपर्ट्स है इस फील्ड में वो बोलते हैं कि अगर एक जनरेशन को, है ना, अपने आप को पूरा रिप्लेस करना है, मतलब आज एक जनरेशन है, ठीक है, उसमें मानो एक्स लोग रहते हैं, ये सुनो, वो बच्चे पैदा करते हैं ताकि कुछ सालों के बाद, ठीक है, वो जो पॉपुलेशन होगा वो एक्स का एक्स रहे। उसके लिए कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, मतलब क्या फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ओके, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट विच इज 2.1, ठीक है, विच मीन्स अगर आप 2.1 रखोगे तो आपका देश का पॉपुलेशन सेम का सेम रहेगा। ये सुनो, अगर 2.1 से ज्यादा होगा तो आपके देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा, 2.1 से कम होगा तो आपके पॉपुलेशन का रेट कम होगा। तो यहां पे 1.69 पे पहुंच गए। ये सुनो, दिस फर्टिलिटी रेट इज रिड्यूसिंग, और उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है। ये सुनो, क्या दिक्कतें हो रही है? ओवरऑल पॉपुलेशन इज एजिंग, ओवरऑल पॉपुलेशन इज एजिंग। ओके दोस्तों, ऑन एन एवरेज करीबन वहां पे बोलते हैं 60 साल से ज्यादा वाला पॉपुलेशन एक जमाने में, ठीक है, 1979 के आजू बाजू वो 5.5% ऑफ पॉपुलेशन था, ठीक है, आज वो बढ़कर 18.7% पॉपुलेशन हो गया है। मतलब टोटल 100 में से 18 लोग 60 साल के ऊपर है, विच इज डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो जिनके ऊपर सरकार को खर्चा करना पड़ सकता है, या वो लोग खुद अपने आप पे खर्चा नहीं कर सकते, वैसी परेशानी है, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज का ध्यान दिया। देखिए, ये उनका फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। इंडिया का फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, 2015 से 2020 के बीच में, विच इज 2.24। दैट इज अ बैड आइडिया। साउथ अफ्रीका इज 2.41, यूएसए 7.78, ठीक है, वैसा है, बराबर है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण डेटा
ठीक है, इस पॉपुलेशन ने ये डेटा बताया कि पूरे देश में कितने % लोग लेकिन से हान नेशनलिटी के हैं दोस्तों। आउट ऑफ 130 करोड़ या 140 करोड़ लोग वहां के, ठीक है, उनमें से करीबन 125 करोड़ लोग वहां पे हान नेशनलिटी के हैं और बाकी लोग एथनिक माइनॉरिटीज वहां पे सिर्फ और सिर्फ 9% है, ठीक है, और ये बड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी के सामने अब बोल दिया 3 बच्चे भी रख सकते हो। तो उन्होंने जब 2013 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाई तो तब तक एक ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस बदल गई थी देश की और दूसरा बच्चा रखना वाज महंगा, ठीक है। बराबर कुछ ही लोग 2 बच्चे रख पाते थे क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को करवाना बहुत महंगा हो जाता है और इसकी वजह से लोगों ने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया, ये सुनो। और जो लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा किया, बट दैट डिड नॉट हेल्प, सो देयरबाय दे स्टार्टेड अनदर सिनेरियो व्हिच इज सेड 3 चाइल्ड, ये सुनो, 2 is too less for them सो इस तरीके की डेमोग्राफिक इंटरवेंशन करना, ठीक है दोस्तों, सरकार के द्वारा इस तरीके के डेमोग्राफिक इंटरवेंशन करना will have lot of social and economic consequences. China is facing it. India says, wow, we are enjoying demographic dividend. दोस्तों ये समझ एक्सक्यूज मी, ये समझना जरूरी है कि इंडिया एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां पे इंडिया का 50% से ज्यादा पॉपुलेशन यंग है, ठीक है। ये मजेदार सी चीज है दोस्तों, ऐसा कोई कंट्री की लाइफ में 100 सालों में 200 सालों में एक बार आता है और उस एक बार का अपॉर्चुनिटी अगर हमने नहीं लिया तो हम क्या फायदा, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या फायदा। इनफैक्ट दोस्तों हमने नहीं लिया बेनिफिट, ये यंग लोग, आपके जैसे मेरे जैसे यंग लोग, हमने उन लोगों को, ठीक है, ट्रेन नहीं करा, उनको स्किल नहीं दी, उनको एजुकेट नहीं किया, ठीक है, और देश को आगे नहीं बढ़ाया। ये हम गलती कर चुके दोस्तों, ठीक है। 2014 से हमारे पास मौका था, हम कर पाते इस बात को, हम नहीं कर पाए, ठीक है, हम नहीं कर पाए, एंड दैट हैज क्रिएटेड ऑल द मोर बिग ट्रबल, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते दोस्तों, NHRC, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये एक ऐसे क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट पोस्टिंग का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। इनके नए चेयरमैन आने वाले हैं, दैट इज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, जो रिप्लेस करेंगे, ठीक है, HL दत्तू जी को, ठीक है, एंड हिज नेम वाज रिकमेंडेड, सो विल बी अपॉइंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया, ठीक है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। दोस्तों ये 2005 में लगाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। 2004 में जब इंडिया में सुनामी आई, ठीक है, तब हमें इस लॉ को लगाने की जरूरत पड़ी कि भैया अगर डिजास्टर आया तो गवर्नमेंट के पास कुछ पावर तो होने चाहिए। ये सुनो, देयर इज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके हेड में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। The head of NDMA is Prime Minister of India. That's an ex officio position. कैसी पोजीशन है दोस्तों? Ex officio position. That means anyone who is a Prime Minister will become NDMA chairman. मतलब that is chief. That's how the idea is. ठीक है दोस्तों, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव है कि डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन चले, ठीक है, ताकि वो एम्पावर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल में, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सबको एम्पावर करेगी कि उनको जो डिसीजन लेने हैं वो ले सकते हैं। और जो भी बंदा इस डिसीजन लेने में या इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में कोई रुकावट पैदा करेगा तो उसको जेल हो सकती है। ये सुनो दोस्तों, 2004 में जब ये लॉ बनाया गया तब से लेकर 2020 तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। इट वॉज इंप्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम
ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। मार्च 24, 2020 को ये इंप्लीमेंट किया गया। ओके, ये पहली बार इन्वोक किया गया, उसके पहले इन्वोक ही नहीं किया गया। ओके, इसके पहले ये इन्वोक ही नहीं किया गया। ये सब पूरे नेशन में, ये समझना। ओके, ये कुछ कुछ एरिया में लगा होगा, वो अलग बात है। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब ये क्यों बात हो रही है इसके बारे में दोस्तों? इस पर्टिकुलर से लॉ के अंदर बोला है दैट देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये बोलते हैं दैट देयर इज अ पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन फॉर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन गिवन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट or the state government or national executive committee or state executive committee or the district authority under the act। ठीक है, क्या बोला है कि आपको कोई ऑर्डर दिया गया है, अगर आप उस ऑर्डर को रिफ्यूज करते हो, ठीक है, ओके, सो देन यू आर गोइंग टू गेट पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। ये सुनो, पनिशमेंट कितना है? इट मे एक्सटेंड फॉर 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बात हो रही है मिस्टर अलप्पन बंदोपाध्याय की। मिस्टर अलप्पन बंदोपाध्याय वॉज अ चीफ सेक्रेटरी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और अलप्पन बंदोपाध्याय को, ठीक है ना, 31 मई को, जिस दिन उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया, उसके 2 घंटे पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उनके ऊपर यह शो कॉज नोटिस भेजी दैट टेल मी, हम आपके ऊपर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्यों ना लगाए। ठीक है, क्योंकि आपने हमारे पास जो ऑर्डर आया था, हमने जो आपको ऑर्डर दिया था वो आपने नहीं किया। ये सुनो, क्या ऑर्डर था उनको ऑर्डर था कि मोदी साहब आ रहे हैं, मोदी साहब की मीटिंग अटेंड करो, और उन्होंने अटेंड नहीं करी। ये सुनो, ठीक है दोस्तों, ये लॉ के अंदर ऐसा बोला गया है दैट से सेक्शन 51 में देयर आर 2 caveats, देयर आर 2 कंडीशंस। ठीक है, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन हैज टू बी without reasonable cause and failure of an officer to perform the duty without due permission or lawful excuse। 2 बातें, ठीक है, एक reasonable cause उनके पास होना चाहिए कि भैया वो क्यों नहीं आए मीटिंग में, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, lawful excuse होना चाहिए। ठीक है, अब अलप्पन बंदोपाध्याय एक आईएएस ऑफिसर है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये तो लीगल एस्पेक्ट को तो जरूर देखा होगा। ये सुनो कि उनके पास एक रीजनेबल कॉज होगा और उनके पास लॉफुल एक्सक्यूज होगा, ठीक है, कि क्यों उन्होंने वो मीटिंग अटेंड नहीं करी। ठीक है, पर दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्यों लाना पड़ा, सुनामी की वजह से, कौन से साल में लाना पड़ा, कब पहली बार, उसके द्वारा पावर किसके हाथ में होता है, एनडीएमए के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन है। दोस्तों ये जब लॉकडाउन में लगाया गया तो उसके पहले ये किसी और पे इस तरीके से लगा था। हाँ, शोकॉज नोटिस वर इश्यूड बाय सेंटर टू मेनी पीपल अर्लियर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लगाया गया था जब दिल्ली में, ठीक है, जब जैसे मार्च 30 को जब थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स वर गेदर्ड, ठीक है, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए और कोविड गाइडलाइन फॉलो नहीं करी गई। ठीक है, तब ये जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाने की कोशिश करी गई थी। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, पोप, है ना दोस्तों, क्रिश्चियन धर्म के सबसे ऊपर पायदान पर बैठने वाले धर्म गुरु को बोला जाता है पोप। वो बैठते हैं वेटिकन सिटी में। ठीक है, अभी कौन है? ही इज नोन एज पोप फ्रांसिस। कौन से कंट्री से है? अर्जेंटीना से। ठीक है, अर्जेंटीना से है। ठीक है, ये भाई साहब बहुत प्रोग्रेसिव लगते तो है। ठीक है, और ये बड़े बड़े ऐसे रूल बदलना चाहते हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर एबॉर्शन, ठीक है, को ये लोग लीगल नहीं करते हैं। ठीक है, गे सेक्स मैरिज को ये अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, उनसे ये डिमांड है कि आप करिए। ठीक है, पूरा वर्ल्ड बदल रहा है तो आप अपने धर्म के भी विचारों को बदलिए। शायद इनके हाथ में पावर है, ये कर सकते हैं। हाउएवर, ठीक है, ये जो ऐसे क्रिश्चियन धर्म कौन से लॉ से चलेगा? विच इज नोन एज कैनन लॉ। ठीक है, कैनन लॉ से चलता है और इस कैनन लॉ को ये रेगुलरली अमेंड करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ
टाइम जब बदलाव आता है उस बदलाव को देखते हैं और ये देखते हैं कि पिछले इतने सालों में क्या दिक्कतें आई, कौन सा लॉ सही तरीके से चल नहीं पाया, तो क्या बदलाव लाना चाहिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करते हैं। 1983 में एक ऐसा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हुआ था, अब ये 2021 में अब अगला रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब ये रिवीजन में क्या किया इन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने करी, दैट इज यू कैन से जो प्रीस्ट होते हैं, कैनन लॉ इज एप्लीकेबल टू द क्रिश्चियन प्रीस्ट ओनली। ओके, आपके और मेरे जैसे लोगों को, इवन इफ यू आर क्रिश्चियन, ठीक है, अगर आप प्रीस्ट नहीं हो तो आपके ऊपर तो नहीं लगेगा ना, ठीक है, ऑब्वियस है, आपके ऊपर लॉ ऑफ लैंड लगेगा। आप एबॉर्शन कराना चाहते हो आप करा सकते हो, ठीक है, बराबर। धर्म गुरु आपको बुरा बोलेंगे बट लीगली आप वैलिड हो, दैट्स हाउ द आइडिया इज। ओके, प्रीस्ट, ठीक है, प्रीस्ट के ऊपर ये लगेगा, ठीक है, या आप धर्म के साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हो तो आपके ऊपर भी लॉ लगेगा फिर ये, ठीक है, दैट्स कॉल्ड लॉ। दोस्तों, ये रिवीजन का पर्पस है कि जस्टिस रिस्टोर किया जाए, जो लोग जैसे क्राइम करते हैं उनको रिफॉर्म किया जाए, ठीक है, और पूरी गलत चीजें जो हो रही है उसको रिपेयर किया जाए। दोस्तों, जब से फ्रांसिस पोप आए हैं तब से उनको जैसे सेक्स एब्यूज रिलेटेड जो इश्यूज चर्चों में चल रही है उसके बारे में उनको कहीं ना कहीं इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। ये सुनो, कैथोलिक प्रीस्ट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे तो उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं, ठीक है। जो नए कोड लेकर आए हैं वहां पे उन्होंने इसे कोशिश करी है कि जो पीडोफिलिया है, छोटे बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं, ठीक है, उनको पोर्नोग्राफी में धकेला जाता है या प्रीस्ट उनको गलत तरीके से अपने पास रखते हैं, ठीक है, गलत तरीके से ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो ये सब ना हो उसके लिए लगाया गया है। दोस्तों, हाउएवर ये नए कोड में ये एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोला है दैट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, अगेंस्ट माइनर्स, ऐसा बोला नहीं है। हाउएवर उनके कैनन लॉ के अंदर 6th कमांडमेंट के अंदर बोला गया है दैट एडल्टरी शुड बी बैंड। ओके, और उन्होंने बोला दैट ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, डिग्निटी एंड लिबर्टी को अगर ऑफेंस किया गया है तो हम उसको रोकना चाहेंगे और उनको हम पेनल्टी देना चाहेंगे। और यहां पे उन्होंने बोल दिया जो भी ऑफेंसेस 6th कमांडमेंट के अंदर है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू माइनर, उसमें उनको पनिशमेंट होगी, ठीक है। सो इन अ वे शब्दों की माया जाल, पर शब्दों की माया जाल के अंदर, ठीक है, माइनर के ऊपर सेक्सुअल क्राइम हुआ तो कैनन लॉ के द्वारा उनको से परेशान किया जा सकता है। प्रीस्ट को अपने प्रीस्ट हुड से निकलना, ठीक है, उससे छीन लिया जाएगा और पॉसिबली, ठीक है, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करी जाएगी। यहाँ पर रिट्रीब्यूशन नहीं है, विच मीन्स उसको पनिशमेंट, जेल वेल नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर रिफॉर्म के बारे में बात है, ये समझना जरूरी है। जस्टिस रिस्टोर करेंगे बट रिट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है, रिफॉर्मेटिव जस्टिस है। रिफॉर्मेटिव मतलब जिस बंदे ने गलती करी उसको रिफॉर्म करो, उसको जेल में मत डालो। पनिश करने की बात होती है तो रिट्रीब्यूटिव होती है। ओके, चलिए, ग्रेट दोस्तों, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत मजेदार सी चीज है। समझिए कि आप एक कंपनी के मालिक हो, आप अलग अलग लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, और आप ऐसी कोई चीज करना चाहते हो ताकि आप अपने आप को बचाओगे, ठीक है। आपने एक से मॉन्स्टर बनाया अपने आप को बचाने के लिए, सामने वाले को आप परेशान कर सको, पर वही मॉन्स्टर जब आपके पीछे पड़ जाए तो उसको कहा जाता है फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर। क्या बोलते हैं उसको? फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर, ठीक है दोस्तों। ये फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर वर्ड वाज डेवलप्ड, you can say, for this Osama bin Laden. You can say अमेरिका ने अल कायदा बनाया और अब अल कायदा ही उसके खिलाफ होने लगा, दैट इज फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर। सो अमेजॉन ने भी वैसा ही कुछ किया, ठीक है दोस्तों। आप और मैं जब अमेजॉन से कोई सामान खरीदते हैं तो आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सुनो, विच इज द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन से रिटन बाय अमेजॉन इटसेल्फ। अमेजॉन खुद ही कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, वो आप और मैं तो लिखते नहीं है। तो उसके अंदर एक टर्म होता है कि अगर आपके बीच में और अमेजॉन के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा? आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा दोस्तों। मतलब आपको
और ये से अमेजोन को बैठना है, एक थर्ड पार्टी आएगी और वो आपके साथ बैठकर सेटलमेंट करेंगे। ये सुनो, मतलब आप अमेजोन के खिलाफ कोई बड़ा लॉसूट कर नहीं सकते हो, आप उससे बहुत ज्यादा पैसा मांग नहीं सकते हो, क्योंकि आप मतलब ऑब्वियसली छोटे आदमी होंगे, अमेजोन के सामने बैठे होंगे, ठीक है, तो दोनों डील करते होंगे। आर्बिट्रेटर आपको समझाएगा कि भाई देखो क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक तरीके से जो क्लास एक्शन सूट है, ठीक है, व्हाट इज क्लास एक्शन सूट? क्लास एक्शन सूट का मतलब है कि भैया ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर क्लास ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम एन एग्रीव्ड यू कैन से यूजर ऑफ लेट्स से अमेजॉन, मैं कंप्लेन कर रहा हूं और मेरे साथ आप जैसे बहुत सारे लोग सिमिलर जैसी सिचुएशन में हो, तो मैं आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन करूंगा, ठीक है, अमेजॉन को। फिर केस चला, अमेजॉन अगर हारेगा, ठीक है, तो जब पैसा देगा तो वो पैसा आप सबको मिलेगा, विच इज नोन एज क्लास एक्शन सूट। आर्बिट्रेशन में ये पॉसिबल ही नहीं है, बड़े बड़े पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो अमेजॉन बोलता है कि भैया हम आर्बिट्रेशन करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो अमेजॉन के साथ एक प्रॉब्लम हो गया, उनका एक से इको नाम का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एलेक्सा वाला, ये सुनो, ठीक है, एलेक्सा बोल दूंगा तो मेरी एलेक्सा जाग जाएगी, बट एनीवे, ठीक है, मेरी एलेक्सा सो रही है, ठीक है, एनीवे, ठीक है। तो इको, तो उसके ऊपर आरोप था कि इको, ठीक है, अपने आप चालू हो जाता है, ठीक है, और वो अनवांटेड कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेता है, और वो रिकॉर्ड जाता किधर है? अमेजॉन के सर्वर के पास। ये सुनो, ऑब्वियस है ना, वो इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड है, तो अमेजॉन के सर्वर पे जाएगा। जब अमेजॉन के सर्वर पे जाएगा, ये सुनो, ठीक है, तो हमारी प्राइस हुआ, तो लोगों ने केस ठोका। कितने लोगों ने केस ठोका? 75,000 आर्बिट्रेशन केसेस आ गए, ठीक है। एक तरफ अमेजॉन क्लास एक्शन सूट से बचने चाहता था और इधर 75,000 लोगों के केस आ गए, विच मीन्स अब अमेजॉन को हर बंदे का सबसे पहले तो फीस पे करना है, आर्बिट्रेटर रखना है, हर बंदे के सामने बैठना है, ठीक है, और उसके साथ डील करनी है, ठीक है। कितना ज्यादा खर्चा, जस्ट इमेजिन, अमेजॉन का फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर ने क्या से क्या बर्बादी कर दी, ठीक है, ओके। अब अमेजॉन बोलता है कि भैया, ठीक है, कि भाई इतने सारे केसेस है, अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में से हम आर्बिट्रेशन वाला टर्म हटा देते हैं और आप हमें स्यू कर सकते हो। दोस्तों, ऐसा अकेला अमेजॉन नहीं है, सभी लोग, उबर के बारे में बात करो तो भी उबर भी इसी तरह काम करता है, ठीक है। भैया आप जितनी भी इस तरीके की जो ऐप देखते हैं, ठीक है, सभी के साथ ऐसा ही है, ठीक है। तो अमेरिका में जो लॉ फर्म्स है, ठीक है, उनको ये बात समझ में आ गई कि सभी लोगों को इकट्ठा करो, ठीक है, और सभी लोगों को एक साथ बोलो कि आर्बिट्रेशन केसेस करो। अमेजॉन की 12 बज गई, ठीक है, अमेजॉन को, ठीक है, अनाप शनाप पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब अमेजॉन बड़ा फंस गया है, और ये अकेला अमेजॉन नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां फंसी हुई है। उबर टेक्नोलॉजी है, लिफ्ट है, टर्बो है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे काम में फंस गई है, ठीक है। तो अब ये आर्बिट्रेशन करे या क्लास एक्शन सूट अलाउ करे, ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये सुनो, चलिए ग्रेट दोस्तों, आई होप आई कुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, ठीक है। डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, पुट अ बेल आइकन बटन, एंड डोंट मिस आउट टू परचेज दिस कोर्स, ओके। थैंक यू, हैव अ